नमस्कार दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सुनेंगे जैस्मिन की जुबानी, मुंशी प्रेमचंद की कहानी कातिल। साथियों, जब हमारा देश गुलाम था तो देश को आज़ाद करवाने के लिए हिंदुस्तान के बहुत से महान लोगों ने अपने अपने तरीक़ों से देश को आज़ाद कराने के लिए अनगिनत प्रयास किए, जिनमें बहुतों ने वीरता से लड़ते हुए अपने प्राणों की बलि भी दी और कुछ ने अपनी लेखनी से स्वतंत्रता संग्राम के लिए सहयोग किया। मुंशी प्रेमचंद जी उन्हीं लोगों में से एक हैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। धर्मवीर और उसकी माँ बहुत गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। धर्मवीर के पिता का देहांत हो चुका था, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे और एक संस्था में वो कार्यरत थे। एक बार पुलिस से मुठभेड़ में उनके सीने में गोली लगी और वीरगति को वो प्राप्त हुए। धर्मवीर की माँ 10 साल से किस तरह से धर्मवीर को पाल रही थी, ये वो ही जानती थी और खुद भी बहुत हिम्मत वाली औरत थी। पति और वो दोनों स्वतंत्रता के लिए किसी न किसी रूप में संस्थाओं से जुड़े रहते थे। उनका बेटा धर्मवीर एक सजीला नवयुवक था और अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी की जंग में एक मंडली का सदस्य बन गया था। जाड़ों की रात थी, वो सभा से वापस आ रहा था। 10 बजे के आसपास का टाइम था। माँ अकेली घर में उसका इंतज़ार कर रही थी। जाड़े होने की वजह से रात का सन्नाटा बढ़ गया था। सड़कों पे कोई इंसान नहीं दिखाई देता था। सब अपने अपने घर में दुबके हुए थे। कोहरा बहुत गहराया हुआ था, हाथ को हाथ न सूझता था। इसी सन्नाटे में धर्मवीर तेजी से अपने घर की तरफ चला जा रहा था और जब उसने घर में प्रवेश किया तो माँ ने उलाहना दिया कि बेटा, इतनी इतनी रात तक घर से बाहर ना रहा करो, मेरा दिल घबराता है। धर्मवीर बोला, अरे अम्मा, अभी तो 10 भी नहीं बजे हैं, तुम तो नाहक परेशान होती हो। देखो तो टाइम देखो पहले मेरी घड़ी में। अपने हाथ की घड़ी माँ के आगे कर दी। अम्मा ने बहुत प्यार से उसकी तरफ देखा और बोला कि बेटा, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, लेकिन तेरे इंतज़ार में जागती रहती हूँ। जब तक तू नहीं आता तब तक मेरी जान तुझ में फंसी रहती है, इसलिए जल्दी आ जाया कर घर। धर्मवीर हंसने लगा और बोला कि अम्मा, हमारी सभा ने तय किया है कि हम सब सिर्फ 3 घंटे रात में सोया करेंगे और हमारे खाने पीने का भी तय हुआ है कि हमको क्या खाना है, कैसा पहनना है और हमारे नियम बनाए गए हैं। धर्मवीर की माँ ने अपनी पति की तरह स्वतंत्रता संग्राम के लिए राष्ट्र सेवकों के दल में शामिल होकर बहुत से कार्य किए थे। वो जानती थी कि सबके अपने अपने नियम होते हैं, इसलिए बेटे की बात को ध्यान से सुन रही थी। बेटे ने आगे कहा कि हमारी सभा को शुरू हुए 5 महीने हो गए हैं और धर्मवीर एक जोशीला
नौजवान था। माँ ने धर्मवीर से पूछा, तुम्हारी सभा का दफ्तर है कोई? धर्मवीर ने कहा, हाँ अम्मा, एक दफ्तर है जो कि सिर्फ हम लोगों को पता है और किसी को नहीं। माँ ने कहा, उसमें कितने सदस्य हैं? धर्मवीर बोले, 50 सदस्य हैं माँ। लेकिन माँ, 50,000 लोगों पे हम 50 लोग भारी पड़ेंगे, समझी ना तुम? माँ हंसने लगी, बोली, हाँ बेटा, जब इंसान में जोश होता है तो ऐसा ही होता है। लेकिन उसने कहा कि अम्मा, तुम्हारे मेरे बीच में जो बातें हो रही हैं किसी से कहना नहीं। माँ ने कहा, बेफिक्र रहो बेटा, तुम्हारे स्वर्गीय पिताजी और मैं भी इन अभियानों से जुड़े रहे हैं, लेकिन तुम तक कोई बात आज तक हमने जाहिर ना होने दी। कितनी ही बार हमारे मेंबर जेल गए, पुलिस के डंडे खाए, अपनी जायदाद जब्त कराई, क्या किसी को पता चला? धर्मवीर बोला, इससे अंग्रेजों को क्या फर्क पड़ता है माँ? माँ, जब तक कोई कड़ा कदम नहीं उठाया जाता तब तक हमारी आज़ादी संभव नहीं है। माँ सिर से पैर तक कांप उठी। 10 साल से विधवा की जिंदगी जीते जीते परेशान हो चुकी थी और किसी भी कीमत पे धर्मवीर को खोना नहीं चाहती थी, तो डरते हुए बोली, बेटा, तुम क्या समझते हो, अंग्रेज़ों का खून करके हम सबको आज़ादी मिल जाएगी? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? अगर हो सके बेटा तो अपना इस नाम इस सभा से कटवा लो। खाम खा इस आग में ना कूदो बेटा। मैं कैसे सहन करूँगी और कैसे तुम्हारे बिना रहूँगी? अगर तुम पर खून का इल्ज़ाम आया तो मैं क्या करूँगी? धर्मवीर पर माँ की विनती का कोई असर ना हुआ। बोला, माँ, गिरफ्तार होना तो बेवकूफ़ी है, उससे पहले ही अपना कुछ कर लो तो सही है, सब देखते रह जाएं। अच्छा माँ, अब रात बहुत हो गई है, चलो सोया जाए। इस तरह माँ बेटे सोने के लिए चले गए। धर्मवीर घर के बाहर चरपाई लगा के सोता था और माँ अंदर चरपाई लगा के सोती थी। लेकिन आज धर्मवीर की बातें सुनकर माँ को चैन न था। थोड़ी देर में उठ के बाहर गई और धर्मवीर के पैतियाने जाकर बैठ गई। धर्मवीर ने चौंक कर आँख खोली और उठ के बैठ गया। बोला, माँ क्या बात है, तू सोई नहीं? सब ठीक तो है? क्या हुआ बता? धर्मवीर चौंक गया माँ के चेहरे को देखकर। वो रो रही थी। उसको झिझोड़ कर बोला, बोलो ना माँ, क्या बात है? धर्मवीर की माँ बोली कि बेटा, मुझे बहुत डर लग रहा है, आज तू मेरे कमरे में सो जा और रोज अंदर ही सोया कर। धर्मवीर बोला, तुम तो बहादुर हो, ये कैसी बातें कर रही हो? माँ बोली, मैं बहादुर हूँ ये एक अलग बात है, लेकिन बहादुरी के साथ मैं एक माँ भी हूँ, ये तो क्यों भूल जाता है? धर्मवीर कुछ न बोला, अपनी चरपाई उठाई और घर के अंदर लाकर माँ के बगल में चरपाई लगा ली और दोनों सोने की कोशिश करने लगे, लेकिन दोनों की आंखों में नींद न थी। थोड़ी देर में माँ ने कहा, धर्मवीर, अगर तुम मुझे भी अपनी सभा में शामिल कर लो तो कैसा रहेगा? धर्मवीर ने सोचा कि पता नहीं ये किस दिमाग से ये बात कह रही हैं, पता नहीं ये सीरियस हैं या ऐसे ही कह रही हैं ममता में। लेकिन उसने कहा कि माँ, क्या तुम सीरियस हो? इसके बात के लिए तुम गंभीर हो जो तुम बोल रही हो? माँ ने कहा, हाँ बेटा, इससे मुझे 2 फायदे होंगे। एक तो मैं तुम्हारी सभा के लिए काम भी करूँगी, फिर मुझ पर कोई शक भी ना करेगा, और
मैं तुम्हारी सभा का प्रचार प्रसार करूंगी और सुराग भी लगा सकती हूँ, मेरे ऊपर कोई शक भी ना करेगा। और सबसे बड़ी बात ये कि मैं तेरे करीब भी रहूंगी ताकि मैं तुझे देख सकूं, क्योंकि मैं तुझसे अलग नहीं रह सकती। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की जुबानी, मुंशी प्रेमचंद की कहानी कातिल। और माँ ने आगे कहा कि बेटा, मुझ पर भरोसा करो, ये बात किसी से ना कहूँगी और तुम मुझे अपनी सभा में ज़रूर शामिल कर लो। इसके अलावा मेरे पास कोई विकल्प नहीं। धर्मवीर उठा और माँ के चरणों में अपना सर रख दिया और बोला, माँ, तुम महान हो, तुम्हारे अंदर इस उम्र में भी जज्बा है। मैं कल ही तुम्हारा नाम अपने संस्था में लिखवा दूंगा। अब धर्मवीर की माँ सभा में शामिल होने लगी थी। सारी बातों में उसको शामिल किया जाता और रिवाल्वर भी चलाना उसको सिखाई जाने लगी। कुछ ही दिनों में धर्मवीर की माँ रिवाल्वर चलाने में बहुत तेज हो गई और उनका निशाना अचूक हो गया। अब सभा की तरफ से धर्मवीर को कुछ ही दिन बाद एक अंग्रेज पुलिस अफसर का हत्या करने का परवाना पकड़ा दिया गया। फिर दोनों माँ बेटे घर पहुंचे और माँ ने धर्मवीर से कहा, बेटा, इस अफसर ने तो कोई ऐसा काम नहीं किया कि उसकी हत्या की जाए, फिर सभा ने उन्हीं को क्यों हत्या के लिए चुना और तुमको परवाना पकड़ाया। धर्मवीर ने समझाया कि माँ, तुम समझती क्यों नहीं, इनके मातहत जितने भी कर्मचारी हैं, वो जो जुल्म जनता पे करते हैं, हम पे करते हैं, उसके जिम्मेदार यही अफसर हैं। सब इन्हीं की शय रहती है, लेकिन ये पर्दे में रहते हैं और काम इनके मातहत करते हैं। माँ ने डरते डरते कहा कि बेटा, आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। मैंने तुमसे आज तक कुछ ना मांगा, बोलो, तुम मुझे दोगे जो मैं तुमसे मांगूंगी। धर्मवीर ने कहा, माँ, आप हुक्म कीजिए। माँ ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, तुम सभा को छोड़ दो तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। आज मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करती हूँ, फरियाद करती हूँ, आज मेरी बात ना टालना और तुम्हारे सिवा दुनिया में मेरा कोई नहीं, मेरी बात मान जाओ। और वो एक भिखारिन की तरह हाथ जोड़कर, झोली फैलाकर बेटे के सामने खड़ी हो गई। धर्मवीर बोला, अम्मा, तुमने बेढब बात कर दी है और अपने बेटे को समझ नहीं पा रही हो। अब एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई है माँ, क्योंकि अगर मैं सभा को छोड़ दूंगा तो भी जिंदा ना बचूंगा। कार्यकर्ताओं के हाथों मेरा खून कर दिया जाएगा और अगर इस मिशन में पूरा करने के लिए जाऊंगा तो हो सकता है कि गोली अफसर को लगे और वो ढेर हो जाए, या फिर उधर से गोली लगे तो मैं ढेर हो जाऊं। तो माँ, तू ही बता कि मेरी हिफाजत अब दुनिया में कोई कोना नहीं कर सकता। मुझे ना रोक माँ, तेरी मेहरबानी होगी। माँ, भारत माँ ने हम सब के लिए कितना दुख उठाया है और भारत माँ हम सब की माँ है और जीवनदायिनी है। अगर उसकी सेवा में हमारे प्राण चले भी जाते हैं तो ये भी कम है। माँ, मैं इस अपने प्रिय कर्तव्य से कभी मुंह ना मोड़ सकूंगा। अब मुझसे ऐसी बातें कभी ना करना। फिर माँ ने भी अपना कलेजा मजबूत कर लिया और बेटे का साथ देने के लिए वायदा किया और अंधेरी रात में इस काम को करने का फैसला किया। निश्चित दिन जिस जगह से ये काम होना था उस जगह को चिन्हित किया गया। उस अंग्रेज के घर से कुछ दूर बेर और अमरूद के बाग थे। यहाँ से
वारदात करके भाग निकलने का रास्ता अच्छा था और थोड़ी ही दूर पे करौंदे की झाड़ी थी जिससे छिप के निशाना लगाया जाना था। इसके बाद माँ बेटे में कोई बात ना हुई और धर्मवीर ने ध्यान दिया कि माँ का चेहरा उतरा हुआ है। आखिरी रात थी घर में दोनों की, इसलिए दोनों बहुत उदास थे। रात गहराती जा रही थी। निश्चित समय आया और दोनों घर से रिवॉल्वर लेकर निकल पड़े। रास्ते में दोनों ने कोई वार्तालाप ना किया और करौंदे की झाड़ी में बैठकर दोनों उस अंग्रेज अफसर का इंतज़ार करने लगे जो रोज़ रात को क्लब से देर रात इसी मार्ग से आता जाता था। उस रात भी वो उसी का इंतज़ार कर रहे थे। थोड़ी ही देर में गाड़ी निकट आने लगी। वो उस अंग्रेज अफसर की ही थी। जैसे ही धर्मवीर ने उस अफसर का निशाना लेकर कार पे निशाना साधा तो माँ ने उसका हाथ नीचे कर दिया और निशाना चूक गया। कार आगे निकल गई। धर्मवीर ने गुस्से से माँ से कहा, तुमने ये क्या किया माँ? ये तुमने क्यों ऐसा किया? सारी बात तुम्हारी मेरी तय हो गई थी। तुमने साथ देने का भी वायदा किया, फिर ये सब क्या है? माँ ने कहा, तुमने देखा नहीं, कार में उनकी पत्नी भी बैठी थी। अगर उसको गोली लग जाती तो वो बोला, नाग और नागिन में क्या फ़र्क है? नाग को गोली लगे या नागिन को, बात एक ही है। सब जहरीले होते हैं। माँ, तुमने ये अच्छा ना किया। और ये बातें वो कर ही रहे थे कि वही कार थोड़ी देर में फिर लौटती दिखाई दी। वो धीमी गति से आ रही थी। धर्मवीर ने बोला कि माँ देखो, यहाँ से लाइट की रोशनी में दिख रहा है कि अफसर अब अकेले हैं। अब तुम मेरे बीच में ना आना और जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने देना। और तुम भी अपनी रिवॉल्वर से निशाना लगाना ताकि मेरा चूक जाए तो तुम्हारा निशाना ना चूके। फिर उसने कार के करीब आने के बाद निशाना साधा और रिवॉल्वर का घोड़ा दबा दिया। वैसे ही माँ के चीखने की आवाज़ आई। अंधेरा घुपता वो समझ ना सका कि माँ क्यों चीखी है, लेकिन उसने देखा कि वो कार सर्राटे से निकल गई पास से और आंखों से ओझल हो गई। वो समझ गया कि निशाना चूक गया है, क्योंकि अगर अंग्रेज़ अफसर को लगती गोली तो कार पलट जाती या रुक जाती या कुछ ना कुछ होता। लेकिन जब उसने माँ को देखा तो माँ की तरफ दौड़ा। माँ गिर पड़ी थी ज़मीन पर और करहा रही थी। वो समझ ना पाया कि क्या माजरा है। उसने माँ को टटोला, घुप अंधेरा था, हाथ को हाथ ना सूझ रहा था। तभी उसके हाथों में कुछ गीला गीला लगा और माँ ने धीमी आवाज़ में कहा कि बेटा, आज मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। मैं यही चाहती थी कि तू मुझसे पहले ना तेरे साथ कोई वारदात हो और मैं अपनी आँखों से तेरी लाश कभी ना देख पाती, जीते जी मर जाती। तेरे पिता को तो मैं खो चुकी थी, अब मैं तुझे ना खोना चाहती थी। इसलिए मैंने खुद को कुर्बान कर दिया। जैसे ही तूने गोली चलाई मैं तुरंत तेरी रिवॉल्वर के सामने आ गई। और बेटा, ना मैं तुझे जेल होते देख सकती थी, ना तुझे आजीवन कारावास, ना तुझे फांसी पे लटकते देख पाती मैं। मेरे सामने कोई रास्ता ना था। अब तेरे हाथों में और तेरे बाहों में मेरा दम निकलेगा, इससे ज़्यादा मेरे लिए क्या खुश नसीबी है। धीरे धीरे उसकी आवाज़ धीमी पड़ने लगी। धर्मवीर माँ के सीने पर सर रख के रोने लगा कि माँ, तुमने ये ठीक नहीं किया।
तुम भी तो मेरा सहारा थी। मैं कभी कह ना पाया कि मैं तुम्हारे बिना जी ना सकूँगा, लेकिन तुम समझ ना पाई तुम कैसी माँ थी। मैं तुम्हें कितना प्यार करता था, तुम्हारा मुंह देखकर जी रहा था। बाबूजी तो हमारा साथ छोड़ गए थे माँ, तुम ही ने मुझे बाप का और माँ का प्यार दिया था माँ, तुमने ठीक नहीं किया। इस तरह से माँ ने थोड़ी ही देर में उसकी बाहों में दम तोड़ दिया। साथियों, देश की आज़ादी के अनगिनत किस्से जो अभी भी पर्दों में छिपे हैं, ना किसी किताब में लिखे हैं। हमारे बहुत से बड़े बूढ़े जो आज भी हमारे साथ आसपास हैं या घरों में हैं, जब वो किस्से बताते हैं तो हम लोग दांतों तले उंगली इसलिए दबा लेते हैं कि उस समय इंसानों में, ख़ास तौर से पूरे हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे में कितना जोश था और आज़ादी के लिए कुछ भी कर गुजरने का जज्बा था, और कितना योगदान सबने दिया है ये भी हम अच्छी तरह जानते हैं। और आज उन्हीं की वजह से हम आज़ाद भारत में स्वतंत्र हैं। वो छोटी छोटी कोशिशें भी एक बड़ी जंग का ऐलान हुई। आखिर में जो जंग हुई उसमें हिंदुस्तान जीत गया। साथियों, हम सब देश के उन वीर और अमर साथियों को सलाम करते हैं और हमेशा उनको स्वर्ण अक्षरों में जहाँ भी उनके नाम हैं उनको हमेशा याद रखेंगे और उनकी तरह बनने की कोशिश करेंगे। मेरी कहानी यहीं ख़त्म होती है साथियों। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर जो भी मैसेज आपको देना है वो दें। ईश्वर से मेरी आज यही प्रार्थना है कि हम सब अपनी आज़ादी को बहुत भाईचारे के साथ निभाएं और मिलजुल के रहें, और अपने किसी हिंदुस्तानी भाई से, बहन से, बच्चों से, किसी से भी, व्यक्ति विशेष से कोई बैर भाव ना रखें। हम सब एक हैं। यही हमारे पुरखे और हमारे वीर जिन्होंने कुर्बानी दी है वो सब हमको बता के गए हैं कि हम सब एक हैं, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में कोई भी एक ही जाति का इंसान नहीं शामिल था। हर किसी ने इसके लिए भरसक प्रयत्न किए हैं, इसकी मर्यादा को बनाए रखा है, तो हम भी इसकी मर्यादा को हमेशा बनाए रखेंगे, ये वचन लेते हैं और अपनी देशभक्ति के जज्बे को हमेशा महफूज रखेंगे अपने दिलों में। इसी के साथ साथियों, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगली कहानी में बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आपकी अपनी जैस्मीन। नमस्कार। ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे थे जैस्मीन की ज़ुबानी, मुंशी प्रेमचंद की कहानी कातिल। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका अपना संसार। नमस्कार।